नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे सहायक संधि के बारे में। पहले हम लोग बात कर रहे थे, इससे कल वाले क्लास में हम लोग बात किए थे प्राचीन इंडिया के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और आज हम लोग, और उससे पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो ब्रिटिश आर्थिक नीति या ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी, उपनिवेशवादी नीति, वहाँ पर आकर हम लोग क्लास को रोके थे। फिर उसके बाद प्राचीन भारत को पढ़े थे और उसी समय उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं मिडवल हिस्ट्री पूरा समाप्त किए थे। फिर प्राचीन इतिहास को हम लोग स्टार्ट किए थे और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति पर आधुनिक भारत को हम लोग छोड़े थे। आज हम लोग को बात करना है सहायक संधि के बारे में, और सहायक संधि से ही आगे अब कंटिन्यू रहेगी क्लास आधुनिक भारत में भी। और हम लोग उस पर प्राचीन इंडिया में तो हम लोग बात कर ही रहे थे क्वेश्चन के बारे में कि मगध से और क्या बोलते हैं विदेशी आक्रमण जो हुआ था भारत पे, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने थे उसको लेकर आए थे। अभी कुछ क्वेश्चन बचे भी हैं, उसको हम लोग आगे करेंगे। तो हम लोग पहले आज बात करेंगे सहायक संधि क्यों लेकर आई गई थी। सहायक संधि से पहले मैं बता दूं आपको कि सहायक संधि से पहले जब मैं बता रहा था आपको मैसूर के बारे में, जब हम लोग बात कर रहे थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जब विस्तार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग देखे थे कि कैसे वो बंगाल पे नियंत्रण करते हैं, कैसे वो मैसूर पे नियंत्रण करेंगे, कैसे वो मराठा पे किए थे, कैसे अवध पे किए थे, कैसे सिंध को जीते थे। हैं, सिंधी की विजय में, सिंध विजय के बारे में बताया गया था ना कि रोड पे मारा गया व्यक्ति क्या बोलते हैं घर आकर अपनी पत्नी को मारता है। जैसे अफगानिस्तान से जब हारे थे क्या बोलते हैं ब्रिटिश, तो आकर सिंध को विजय किए थे। और चार्ल्स नेपियर ये कहते हुए सिंध का विलय किया कि हम बलूचियों को सभ्य बनाएंगे, और ये भी कहा था कि सिंध पर अधिकार करने का हमारा कोई भी, सिंध पर अधिकार करना हमारा कोई भी, सिंध पर हमें नियंत्रण करना हमारा कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे क्योंकि ऐसा लाभप्रद है। ये बात बोला था चार्ल्स नेपियर। तो उसी से पहले जब हम लोग मैसूर पढ़ रहे थे कि मैसूर में 4 युद्ध भी होता है। मैसूर का जो संस्थापक रहता है उसका नाम रहता है, क्या नाम बताया था, हैदर अली। भूले तो नहीं है ना, हैदर अली। हैदर अली के बारे में बात किए थे हम लोग। और हैदर अली का ही पुत्र रहेगा जिसका नाम रहेगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान रहेगा, हैदर अली का ही पुत्र रहेगा टीपू सुल्तान। तो हैदर अली कैसे वो सेना से सेनापति, और सेनापति के बाद फिर एक राजा बनता है, मैसूर का वो संस्थापक बनता है और वो मैसूर का संचालन करता है। और उसी के समय हम लोग देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 के बीच। और उस युद्ध में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश पराजय हो रही होती है और क्या बोलते हैं हैदर अली विजय होता है। लेकिन तत्पश्चात हम लोग देखते हैं कि एक संधि हो जाती है, जिस संधि को हम लोग बात किए थे, किस संधि के नाम से, मद्रास के संधि से। फिर 1780 और 84 का समय आता है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और उस युद्ध में हम लोग देखते हैं कि पोर्टनोवा के युद्ध में क्या बोलते हैं हैदर अली पराजय होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उसका नेतृत्व, उस युद्ध का नेतृत्व क्या बोलते हैं, उस युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान करता है। तत्पश्चात मैकटर्नी की अध्यक्षता में उस वहाँ पे संधि हो जाती है, जिस संधि को हम लोग मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं। तत्पश्चात 1790 से 92 की ईस्वी में एक गवर्नर जनरल जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है और वहाँ पे देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और उस युद्ध में हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान की पराजय होती है और वहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और उस संधि में टीपू सुल्तान को बहुत क्षति होता है और वहीं पे क्या बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलता भी है कि मैं अपने मित्रों को मजबूत बनाए ही शत्रु को कमज़ोर कर दिया। उस पर बात हुआ था कि क्यों वो बोला था ये स्टेटमेंट कि अपने मित्रों को मजबूत बनाए ही अपने शत्रु को कमज़ोर कर दिया था। हम लोग देखे थे कि मराठा को, और क्या बोलते हैं मराठा को अपने तरफ मिला लेता है और वहाँ पे निज़ाम को मिला लेता है। और क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं कि तब उस समय टीपू सुल्तान अकेला रहता है और तत्पश्चात उसकी 1790 से 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वो पराजय होता है और उसकी क्या बोलते हैं संधि हो जाती है, जिसे हम लोग कौन सी संधि कहते हैं, श्रीरंगपट्टनम की। तत्पश्चात 1799 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि एक अलग गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम रहता है, बताइए गवर्नर, जिसका क्या नाम रहता है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली आता है और उसी 1799 ईस्वी के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोग देखे थे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उड्यार वंश का 3-4 वर्षीय बालक जिसके साथ सहायक संधि कर लेता है। और सहायक संधि करने वाला पहला जो राज्य रहता है तो हम लोग देखे थे कि निजाम था। 1798 ईस्वी में हैदराबाद का निजामुल मुल्क। तो 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य था उसका नाम था हैदराबाद।
दूसरा 1799 ईस्वी में होगा जो मैसूर के नाम से होगा, वड्यार वंश का वो बालक रहेगा, उसके साथ वेलेजली करेगा। 1799 ईस्वी में ही तंजौर के साथ हुआ था। 1801 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि अवध के साथ होगा। 1802 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं, पेशवा के साथ होगा। होलकर के साथ 3, सिंधिया के साथ 4, ऐसे होगा। तो वही सहायक संधि है। सहायक संधि क्यों लाया गया, क्या था सहायक संधि और क्यों लाया गया, उसके प्रावधान क्या थे और उसके लाभ और हानि क्या हुए। लाभ तो ये आपको पता ही है कि लाभ होगा तो अंग्रेजों को ही होगा और हानि तो भारतीयों को होगा, देसी रियासतों को होगा। तो देखिए यहाँ पे पृष्ठभूमि, सहायक संधि की पहली बात तो ये कि सहायक संधि लेकर आया कौन था, तो सहायक संधि का सूत्रपात सबसे पहली बार डुप्ले किया था। सूत्रपात डुप्ले किया था। डुप्ले के बारे में हम लोग बात किए थे, बताइए कब किए थे डुप्ले के बारे में बात, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में। प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले और क्या बोलते हैं ब्रिटिशों के बीच युद्ध होता है और उस युद्ध का कारण क्या रहता है, तो मैं बताया था कि आस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का, और उस युद्ध में हम लोग देखते हैं कि तत्पश्चात जाकर संधि हो जाती है जिसे एक्स लाल सैपल के नाम से जानते हैं। 2020 के आईएएस एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था, तो एक्स लाल सैपल से हुआ, बात हुआ था, विस्तार से बात किए थे। उसी समय द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है जब हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक का मामला रहता है और वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पांडिचेरी की संधि होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में हम लोग देखते हैं कि कारण क्या रहता है, तो सप्तवर्षीय युद्ध रहता है और वहाँ पे पेरिस की संधि हो जाती है। तो उसी समय द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हम लोग ये देखते हैं कि तृतीय कर्नाटक, उसी समय क्या बोलते हैं डुप्ले यहाँ पे रहते हैं और तत्पश्चात जब वो चले जाते हैं तो लाली गोडेहू आते हैं लोग। तो वही डुप्ले सबसे पहली बार सहायक संधि का सूत्रपात पूछेगा तो कौन किया था, तो उसका नाम था डुप्ले। सूत्रपात मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सहायक संधि का सूत्रपात कौन किया था, तो डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। बात हुआ था कि पुर्तगाली कब आए थे, फ्रांसीसी कब आए थे, ब्रिटिश कब आए थे, डच कब आए थे, बात हुआ था। स्पेन कब आया था, डेनिश कब आए थे, तो डुप्ले। लेकिन इसका जनक कौन है सहायक संधि का, तो उसका नाम है वेलेजली। क्या नाम है, वेलेजली, ठीक, लॉर्ड वेलेजली। अब देखिए इसका जो सहायक संधि है, सहायक संधि लाने का मतलब ये था, कारण ये था कि उस समय हम लोग देखते हैं कि पहली बात तो ये कि सहायक संधि लाया था तो ब्रिटिश जो शक्ति थी और सभी जितनी भी रियासतें थी, देसी शक्ति थी, उसको क्या बोलते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में बांधने के लिए लाया गया था। और क्यों बांधने के लिए लाया गया था, तो फ्रांस की बढ़ती वर्चस्वता को देखते हुए ब्रिटिशों को ये डर था कि कहीं भारतीय रियासतें या देसी रियासतें कहीं फ्रांसीसियों के साथ जाकर मिल न जाए, जिससे भारत में फिर से फ्रांसीसी ब्रिटिशों को चुनौती देने लगे। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि वेलेजली सहायक संधि लाता है और जितनी भी रियासतें रहती हैं उनको क्या बोलते हैं उसमें बांटता है। और बांधने के बाद उस रियासत की क्या प्रावधान थे या क्या उसकी विशेषता थी उसके बारे में जानिए। तो पहली बात तो ये क्यों आया था, तो फ्रांस की बढ़ती वर्चस्वता को देखते हुए ब्रिटिश डर रहे थे कि कहीं भारत में फिर से उन्हें चुनौती न मिले। जब हम लोग बात कर रहे थे 1790 से 92 ईस्वी के बीच, तो हम लोग देख रहे थे कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से सहयोग कर रहा है, जैकोबियन क्लब का सदस्य बन रहा है, नागरिक टीपू कह रहा है अपने आप को। तो इससे लग रहा था कि ब्रिटिशों को कहीं भारतीय रियासतें या भारतीय जो देसी शासक हैं कहीं फ्रांसीसी से जाकर मिल न जाए। तो इसलिए ब्रिटिश डर रहे थे कि भारत में फ्रांसीसियों की वर्चस्वता बढ़ने से कहीं ब्रिटिशों को हानि न हो या चुनौती न दे। उस सहायक संधि का प्रावधान यह था कि जो ब्रिटिश, उस सहायक संधि का प्रावधान यह था कि जो देसी रियासत सहायक संधि स्वीकार करेगी, पहली बात तो ये सहायक संधि कुछ अपने से स्वीकार किए और कुछ युद्ध में हारने के बाद स्वीकार किए। जो युद्ध में या अपने से स्वीकार किए उसमें प्रावधान क्या था या उनकी विशेषता क्या थी कि क्या करना था रियासतों को या देसी शासकों को, तो संबंधित देसी राज्य में
जो भी सहायक संधि स्वीकार कर रहा था राज्य, उसके यहाँ ये रूल लागू कर दिया गया कि संबंधित देशी राज्य में एक ब्रिटिश सेना रहेगी। संबंधित, सपोज करिए 1798 ईस्वी में जब निजाम हैदराबाद का शासक निजामुल मुल्क सहायक संधि स्वीकार किया, तो उसके सामने बोला गया कि उसके राज्य में एक संबंधित ब्रिटिश सेना रहेगी। क्या रहेगी? संबंधित ब्रिटिश सेना रहेगी। देखिए यहाँ पे सेना रहेगी। आइए इसमें पूछेगा एक क्वेश्चन, संबंधित ब्रिटिश सेना रहेगी। उस सेना का खर्च संबंधित देशी राज्य देगा। मतलब समझिए, सेना किसकी है? ब्रिटिशों की है। रख कौन रहा है? जो भी राज्य रख रहा है, सपोज करिए हैदराबाद रख रहा है, मैसूर रख रहा है, तंजौर रख रहा है, अवध रख रहा है, पेशवा रख रहा है, सिंधिया रख रहा है, होलकर रख रहा है, जो भी रख रहा है, जो भी सहायक संधि स्वीकार कर रहा है, तो ब्रिटिश सेना है। और सहायक संधि करने के बाद जो सेना देशी राज्य के पास गई, जब देशी राज्य के पास वो सेना गई, तो सेना का खर्च कौन देगा? देशी राज्य देगा। लेकिन उस सेना का फायदा हम लोग देखेंगे तो देशी राज्य न लेकर ब्रिटिश अपने लिए लेंगे। उसका फायदा कौन उठाएगा? ब्रिटिश उठाएंगे। उसका खर्च कौन दे रहा है? संबंधित राज्य दे रहा है। तो इससे संबंधित जो राज्य रहेगा उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। आर्थिक स्थिति खराब होगी ना। तो उसको जब हम लोग लाभ के बारे में बात करेंगे कि ब्रिटिशों को इससे लाभ क्या हुआ, तो उस पर हम लोग देखेंगे कि आर्थिक स्थिति खराब होती है तो फिर क्या होता है। जब आर्थिक स्थिति उन सबों की खराब होगी तो इसी से हम लोग देखेंगे कि शिल्प उद्योगों का पतन होगा, कृषि का वाणिज्यीकरण होगा। वहां पे देखेंगे, अभी कुछ देर में देखेंगे। तो संबंधित देशी राज्य में ब्रिटिश सेना रहेगी। उस सेना का खर्च संबंधित राज्य देगा। सेना का खर्च संबंधित राज्य देगा। अभी मैं समझाने के लिए आपको कर दे रहा हूं कि सबसे पहले सहायक संधि कौन स्वीकार किया? हैदराबाद। तो हैदराबाद को ले लीजिए संबंधित की जगह, हैदराबाद। जब हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार किया तो उसके सामने कहा गया कि हैदराबाद राज्य में एक ब्रिटिश सेना रहेगी। हैदराबाद राज्य में एक ब्रिटिश सेना रहेगी और हैदराबाद राज्य में जो ब्रिटिश सेना रहेगी उसका खर्च हैदराबाद देगा, मतलब संबंधित राज्य देगा। तो संबंधित राज्य क्या है? हैदराबाद है। फिर हम लोग देखेंगे कि उस सेना का प्रयोग कौन कर रहा है। तो अभी देखिए यहां तक सोचिए, संबंधित देशी राज्य यानी हैदराबाद राज्य में ब्रिटिश सेना रहेगी और सेना का खर्च हैदराबाद देगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए, संबंधित राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी। अब देखिए, संबंधित राज्य का विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन रहेगी। जो विदेश से संबंधित जितने भी आयात निर्यात होंगे उसको नियंत्रण कौन करेगा? तो ब्रिटिश शक्ति करेगी, जो फायदा भी ब्रिटिशों का होगा। दूसरी बात, जो विदेशी शक्ति, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश है, अगर अब फ्रांसीसियों को भारत आना होगा तो उनको इजाजत लेना होगा। किससे? ब्रिटिशों से। ब्रिटिश कभी नहीं चाहेंगे कि उनको चुनौती देने वाली कोई यूरोपीय शक्ति आए, कभी नहीं चाहेगी ब्रिटिश कि उनको चुनौती देने के लिए कोई शक्ति यूरोपीय आए या फ्रांसीसी आए, डेनिश आए, डच आए, जो भी आए। लेकिन उन सबको चुनौती से अच्छे से क्या बोलते हैं? फ्रांसीसी दिए थे, तो कभी नहीं चाहेगा। संबंधित देशी राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन होगी। जितने भी उससे संबंधित मामले रहेंगे विदेश नीति से, सबका वो नेतृत्व कौन करेगा? ब्रिटिश राज्य करेगा। अगला पॉइंट देखिए, नियुक्ति में अंग्रेजों की अनुमति होगी। आप जो भी अधिकारी नियुक्त करेंगे पहले ब्रिटिशों से आपको सलाह लेना पड़ेगा। अगर आप फ्रांसीसी को यहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं, अगर हैदराबाद अपने राज्य में फ्रांसीसियों को नियुक्त कर रहा है तो वहाँ पे अंग्रेजों की अनुमति होगी। और जब तक अनुमति अंग्रेज नहीं देंगे तब तक आप किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि नियुक्ति का अधिकार भी किसके पास गया? तो ब्रिटिशों के पास गया। अगला पॉइंट देखिए, देशी राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगी। देशी राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगी, यानी ब्रिटिशों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति रहेगा जो देखेगा कि ये व्यवस्था सही से चल रही है या नहीं।
जो भी ये नियम लागू है उसको देखने के लिए देशी राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा जो ये नेतृत्व करेगा ब्रिटिशों का और देखकर बताएगा कि जो भी ये रूल लागू है वो ये राज्य फॉलो कर रहा है या नहीं। अगला पॉइंट देखिए, संबंधित राज्य के आंतरिक मामले में, यहां देखिए आंतरिक मामले में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संबंधित राज्य में अगर हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार किया है तो उसके आंतरिक मामले में ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह ऑप्शन आईएएस में क्वेश्चन बना है तो लगेगा कि हाँ हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। बाद में हम लोग चलकर देखते हैं कि हस्तक्षेप भी करने लगते हैं। तो पहली बात यह है कि शुरू में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो संबंधित राज्य के आंतरिक मामले में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाद में चलकर करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसी यूरोपीय शक्ति को देशी राज्य में संरक्षण नहीं देंगे। जिस भी देशी राज्य से सहायक संधि स्वीकार करेगा, कोई भी राज्य अगर देशी राज्य स्वीकार कर रहा है सहायक संधि, तो उसको यूरोपीय शक्तियों को संरक्षण देने का अधिकार नहीं होगा। अगर देगा भी तो ब्रिटिशों से सलाह मसौदा करके। तो ये उसका प्रावधान है। अब देखिए इससे लाभ किसको हो रहा है और हानि किसको हो रहा है। जब ये नीति आ रही है तो अंग्रेज अपने पक्ष में लाभ के लिए लेकर आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि भारतीयों को लाभ देने के लिए लेकर आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो लाभ देखिए क्या होगा। अब देखिए यहां से शुरू से देखिए, ये देखिए संबंधित देशी राज्य में संबंधित देशी राज्य में एक ब्रिटिश सेना रहेगी। सेना का खर्च कौन दे रहा है? संबंधित राज्य दे रहा है। अब सोचिए एक बड़ी सेना ब्रिटिश भारत में रख रहे हैं। एक ब्रिटिश सेना भारत में रख रहा है, कौन? ब्रिटिश रख रहे हैं, और उसका खर्च भी नहीं देना पड़ रहा है उनको, और उस सेना का प्रयोग भी कर रहे हैं कौन? ब्रिटिश अपने पक्ष में। और इसका खर्च जब जो दे रहा है तो इसका लाभ तो हुआ ना कि बिना फ्री फंड में सेना रह रही है, उसका खर्च नहीं देना पड़ रहा है, और वो काम भी किसके लिए आ रही है? ब्रिटिशों के लिए आ रही है। इससे हानि क्या हुआ? हानि किसको होगा? तो हानि उसको होगा कि जो इसको सेना, ये जो बड़ी सेना रखी जा रही है ब्रिटिशों की, उसको संबंधित राज्य यानी हैदराबाद या कोई भी देशी राज्य है तो उसको देना पड़ेगा। और जब ये एक बड़ी सेना को आय देगा तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी तो जितने भी उसके नेतृत्व में या जितने भी उससे संबंधित कार्य करने वाले या उसके राज्य में कार्य करने वाले लोग होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होगा। जब हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होगा तो कृषि का वाणिज्यीकरण होगा। तो जब हम लोग कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे फिर से। तो सेना का खर्च संबंधित राज्य देगा, जिससे आर्थिक स्थिति उसकी खराब होगी। संबंधित राज्य की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन होगी। जब अंग्रेजों के अधीन होगी संबंधित राज्य की विदेश नीति, तो शासक क्या हो जाएगा? देशी राज्य का शासक क्या होगा? विलासी हो जाएगा। फिर उससे कोई मतलब ही नहीं है, खाने पीने से बस मतलब है उसको। क्या हो रहा है राज्य में, इसका तो नेतृत्व तो अंग्रेज कर रहे हैं। तो यही प्रक्रिया होगी कि भारत के सभी राज्यों को ब्रिटिश एक मुट्ठी में बांध लेंगे। तो विदेश नीति किसके अधीन हो गई? अंग्रेजों के अधीन हो गई। दूसरी बात, जब विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन हो गई तो जो भी उससे लाभ हो रहा है वो किसको होगा? अंग्रेजों को होगा। उसका नेतृत्व जब अंग्रेज कर रहे हैं तो उसका लाभ भी कौन होगा? लाभ भी कौन लेगा? अंग्रेज ही लेंगे ना। नियुक्ति में जब अंग्रेज की अनुमति है तो अंग्रेज उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उसके पक्ष में बात कर रहा हो। और जब ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश रेजिडेंट, शुरू में तो बोला गया है कि क्या बोलते हो, आंतरिक राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब वो हस्तक्षेप करेंगे तो ब्रिटिश जो सेना होगी उसके खिलाफ क्या बोलते हैं, देशी राज्य विरोध करेगा। और जब विरोध करेगा तो उसको पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये है, यहाँ पे ब्रिटिश सेना रहेगी, ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा और उसका आंतरिक मामला। तो लाभ बता दिए, और हानि क्या हो रहा है? तो हानि पता है कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन होगा, शासक क्या बोलते हैं, विलासी हो जाएगा, आय का स्रोत नहीं रहेगा,
वो जो भी आय का स्रोत होगा वो क्या बोलते हैं, ब्रिटिशों को प्राप्त होगा। एक ब्रिटिश सेना रखी जाएगी जिसका खर्च कौन देगा, संबंधित राज्य देगा, जिससे देशी राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होगी। ब्रिटिशों को इससे फायदा होगा कि जब भी युद्ध होगा, जो भी विद्रोह होगा, उस सेना का प्रयोग अंग्रेज अपने पक्ष में करेंगे। अब देखिए सहायक संधि हो गया। अब सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो पहले राज्य था उसका नाम मैं बताया कि कौन था, तो हैदराबाद। कब किया था हैदराबाद, तो 1798 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1798 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1798 ईस्वी में किया था। 1799 ईस्वी में कौन किया, तो 1799 ईस्वी में मैसूर किया। 1799 में ही एक और राज्य किया जिसका नाम था तंजौर। 1801 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि अवध करेगा। 1802 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि पेशवा करेगा। 1803 ईस्वी में हम लोग देखेंगे तो कौन करेगा, भोसले। और 1804 ईस्वी में सिंधिया। तो इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। क्रम पूछ देता है कभी कभी कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला। अभी फिर जब हम लोग बात कर रहे थे, करेंगे अवध के बारे में, जब हम बात किए थे तो वहाँ पे मैं बताया भी था एक बार। सत्रह सौ अंठानवे, 1799, 1799 में दो है तो एक ही पे मैं बना दे रहा हूँ, उसको आप बना लीजिएगा। 1801, 1802, 1803, 1804। सत्रह सौ अंठानवे में हैदराबाद। तो पहला याद रखिएगा कि हैदराबाद। जब हम लोग बात करेंगे, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे डलहौजी की हड़प नीति। तो जब हड़प नीति बात करेंगे, कुशासन के आरोप में जब उसको हड़पेगा, क्या बोलते हैं, कुशासन अवध को, तो उसके बारे में तो बात किए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले वो कौन स्वीकार कर रहा है, तो सतारा को देखेंगे। संबलपुर, उदयपुर, बाघाट, नागपुर, झांसी, इसको देखेंगे। तो वहाँ पे भी इसको क्रम लगाने के लिए आता है। तो ये याद रखिएगा कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य, ठीक। तो पहला कौन सा है, हैदराबाद। 1799 में मैसूर। जब 1799 में चतुर्थांग मैसूर युद्ध होगा जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी और तत्पश्चात वेलेजली उस वोड्यार वंश के शासक को खोज कर लाएगा और उसी के साथ सहायक संधि कर लेगा। 1799 में तंजौर के साथ भी हुआ था। किसके साथ, तंजौर के साथ। 1801 में पेशवा बाजीराव के समय होगा, द्वितीय के समय। 1800 अवध है ये, अवध का संस्थापक बताइए कौन था, बताइए, बताया था ना। अवध का संस्थापक कौन है, और जो अवध का संस्थापक है वो राजधानी किसको बनाया था, इमामबाड़ा की निर्माण कौन किया है, फैजाबाद को राजधानी कौन बनाया था, लखनऊ को राजधानी कौन बनाया था, बनारस की संधि किसके साथ हुई थी, बताए थे। इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को कौन दिया था, इसके बारे में बात हुआ था ना, कि बस माहौल बना रहे हैं, बात हुआ था। तो अवध 1802 में पेशवा, 1803 में किसके साथ, तो भोसले। सिंधिया, सुरजी, अर्जनगांव, देवगांव, राजपुर घाट किसके साथ हुआ था संधि, सब पता है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, बताइए, कौन सी संधि हुई थी। तो पहले तो हम लोग देखें कि पुरंदर की संधि हुई थी। तत्पश्चात मद्रास के गवर्नर नहीं माने तो युद्ध किए मराठों से। तो तेलगांव के युद्ध में मद्रास के गवर्नर पराजित हुए, तो वहाँ पे बड़गांव की संधि हुई। तत्पश्चात पूर्ण रूप से 1782 में सालबाई की संधि होती है। तो प्रथम मराठा युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय मराठा युद्ध
बसीन की संधि से समाप्त होता है। और तीसरे में तो 1817-18 का समय रहता है। वहाँ पे पूर्ण रूप से लॉर्ड हेस्टिंग शासक रहता है। और वहाँ पे बाजीराव द्वितीय को भेज दिया जाता है कहाँ पे, कानपुर के बिठूर में। फिर 1857 की क्रांति से नाना साहब को हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व तो नाना साहब कहाँ से कर रहे थे, जो बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र हुआ करते हैं, तो कानपुर से। उन्हीं को धुंधु पंत के भी नाम से जानते हैं। तो ये रहा आज का सहायक संधि स्वीकार करने वाला। तो नाम याद रखिएगा कि सहायक संधि स्वीकार सबसे पहली बार कौन किया, तो हैदराबाद। मैसूर और तंजौर 1799 में, 1801 में अवध किया, 1802 में पेशवा, 1803 में भोसले और 1804 में सिंधिया। क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तबीयत सही नहीं है, और वहाँ पे हम लोग देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के बारे में, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।